about pancreatitis. So pancreatitis is pancreas भी कोई हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं pancreatitis में होता क्या है, pancreas you know it's a long flat gland जो स्टमक में या फिर अपर एब्डोमेन में लगता है। तो इसमें क्या होता है, पैनक्रियाटाइटिस जब भी कोई कंडीशन पेशेंट को होती है, इसमें पैनक्रियाज होते हैं वो क्या है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनकी जो है वो इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। Pancreas produce enzyme that help digestion and hormone that help regulate the way your body processes sugar. So pancreas तुम्हें पता है, पेनक्रियास तुम्हें पता है एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट करके हमारे जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल होता है, उसको मेंटेन करने में हमारे हेल्प करते हैं। तो पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, इट इज अ पैथोलॉजिक इन्फ्लामेशन जो हमारे पेनक्रियास में हो जाती है। पेनक्रियास हमारे स्टमक या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। सो बस इतना सा ही है, पेनक्रियाटाइटिस इज अ पैथोलॉजिक इन्फ्लामेशन ऑफ द causes So, अगर किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तब उस पेशेंट को चांसेस हो सकते हैं कि उसको पेनक्रियाटाइटिस हो जाए। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म करता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करता है, तब चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशेंट प्रोलॉन्गर टाइम से बहुत ज्यादा मेडिकेशंस का यूज कर रहा है तब चांसेस हो सकते हैं। किसी पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अगर किसी पेशेंट को सिस्ट है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है तब चांसेस हो सकते हैं। पेनक्रियाटाइटिस जो है मेनली जो एक कॉम्प्लिकेशन होती है जब पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। मेनली इसमें क्या होता है, ये मेनली एडोलेसेंस और एडल्टहुड में होता है पेशेंट को। और इसमें होता क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, पेशेंट को जो भी काइंड ऑफ 2% ऑफ पीपल आर हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांसेस होते हैं जिनको पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। जब हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है हमारा लंग्स और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है थिक और स्टिकी म्यूकस को प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में क्लॉग बन जाता है और हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शंस उनमें आ जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है पर्सन की वो शॉर्टर लाइफ स्पैन रह जाती है। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को हो जाए। गोल ब्लैडर अगर स्टोन्स पेशेंट को है तब चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, या हमारा कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, किसकी वजह से, जब हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया है, उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है, और जिसकी वजह से उसके जो हार्मोन्स है उनकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गई है, तो भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो जाए। नेक्स्ट इज द हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल इन द ब्लड। अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से भी पेशेंट को चांसेस होते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस हो जाए। एंड द नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल इज 150 mg पर डीएल। अगर इसकी 150 mg पर डीएल से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारी बॉडी में हो जाए तो उससे चांसेस होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के। नेक्स्ट कम्स टू इन्फेक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब भी पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। एब्डोमिनल इंजरी या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तब भी चांसेस रहते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है, फिजिकली इनएक्टिव है, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो जाए। और पेनक्रियाटिक कैंसर, अगर किसी पेशेंट को पहले से ही पेनक्रियाटिक कैंसर है तो उस पेशेंट में भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को क्या है, हमारा इन्फ्लामेशन हो जाए उसके पेनक्रियाज में। अगर पहले से ही वहां पे ट्यूमर सेल्स हैं जिन्होंने टिश्यूज को क्या करना शुरू कर दिया है, अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, नियर बाय ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो देयर में भी चांसेस कि वहां से इन्फ्लामेशन पेनक्रियाज की शुरू हो सकती है।
देन नेक्स्ट कम्स टू रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव में अल्कोहल इंटेक कर रहा है या बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है फॉर अ प्रोलोंगर टाइम, तब चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ओबीज है, वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब चांसेस हो सकते हैं कि उसकी बॉडी में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस भी अफेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि पहले किसी को पेनक्रियाटाइटिस हुआ था, तो देयर में भी चांसेस कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको हो सकता है। नेक्स्ट कम्स टू व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट इज द स्यूडोसिस्ट। फर्स्ट, अगर अगर पेनक्रियाटाइटिस हुआ है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को स्यूडोसिस्ट हो सकता है। स्यूडोसिस्ट क्या है? ये एक सिस्टिक लेजिंस होता है जो हमारे जब हम स्कैन करते हैं ये हमें तभी दिखता है। इज अ सिस्ट, मतलब जो हमें स्कैन करने पे ही दिखता है। इसमें हमारे जो एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाटिक फ्लूइड होता है वो हमारे फाइब्रस टिश्यूज में एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्यूडोसिस्ट। अगर किसी पेशेंट को सिस्ट हुए हैं तब भी चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि उसको स्यूडोसिस्ट हो जाए। इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन हुई है उसके पेनक्रियास में, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, बॉडी में ग्रो करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू किडनी फेलियर। अगर पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस है, वेदर इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक, तब क्या हो सकता है, हमारी किडनी जो है वो फेल हो सकती है, जिसके लिए हमें किडनी डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। तो किडनी फेलियर भी पेशेंट को हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हमारे पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन आ जाती है, वो प्रॉपर्ली अपना वर्क नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं अगर उस ऑर्गन से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो वो अदर बॉडी ऑर्गन्स में भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कम्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रियाटाइटिस से। अगर पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट को हुआ है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस होंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे लंग के फंक्शन करने की कैपेबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट कम्स टू डायबिटीज। डायबिटीज भी पेशेंट को हो सकती है। पेनक्रियाटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी पेनक्रियाज में, तो वो अपने हार्मोन्स को स्क्रीट नहीं कर पाएगा, इंसुलिन को स्क्रीट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे चांसेस होंगे कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस अगर पेशेंट को हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस है हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर्ली नहीं होगा, जो ब्रेक डाउन प्रोसेसेस है, लाइसिस होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस का, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं, और उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, डायरिया, वेट लॉस, ऐसे सिम्टम्स भी हम पेशेंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू पेनक्रियाटिक कैंसर। अगर हमारे पेनक्रियाज में इंफ्लामेशन है तो देयर में भी चांसेस कि वहां पे जो ट्यूमर सेल्स हैं वो भी वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट कम्स टू व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो गया है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि जो हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनमें कितनी एलिवेशंस आई हैं, और उनमें जो एलिवेशंस आई हैं उससे ही हमें ये पता चलता है कि हमें पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन हुई है कि वहां पे ट्यूमर सेल्स की प्रेजेंट है। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हुआ है तो हम उसमें स्टूल टेस्ट कर सकते हैं। स्टूल टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं कि कहीं पेशेंट को इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा है।
सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन में हम क्या करेंगे, गॉल स्टोन्स के लिए हम पेशेंट को देख सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि जो पेनक्रिया में इन्फ्लामेशन हुई है वो किस एक्सटेंट तक हुई है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम पेशेंट का कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से वी कैन सी गॉल स्टोन्स और द पेनक्रियास इन्फ्लामेशन की कहाँ पे और कितनी इन्फ्लामेशन, किस एक्सटेंट तक इन्फ्लामेशन पेशेंट को हुई है। Then next comes to endoscopic ultrasound. So endoscopic ultrasound भी हम पेशेंट का कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो साउंड वेव्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो कितनी ब्लॉकेज हुई है, हमारे पेनक्रियाज में ब्लॉकेज होने का चांसेस रहते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजर जो हमारे मेनली डाइजेस्टिव, तुम ऐसे कह सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लंग डिजीजेस को असेस करने में हेल्प करता है। इसमें हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो होती हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्ट होता है, जो और नियर बाय ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, पेनक्रियाज, लिम्फ नोड्स, उनकी हमें इमेजेस हम पता कर सकते हैं कि कौन सा उसमें और उसमें किस एक्सटेंट तक उसमें डैमेज। Next comes to magnetic resonance imaging. Magnetic resonance MRI से हम ये क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देखते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज कहाँ पे आई हैं, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, और पेनक्रियास में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आई है तो उसने कितना ऑब्स्ट्रक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियास में प्रॉब्लम आ रही है। Then next comes to ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में पेन मेडिकेशंस के साथ या मेडिकेशंस के साथ हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, फास्टिंग के लिए भी हम पेशेंट को बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, अगर पेशेंट फास्ट करेगा, अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम फास्टिंग के लिए बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियास को एक चांस मिल जाए कि वो अच्छे से रिकवर हो जाए। अगर हमारे इन्फ्लामेशन जो है, अगर हमने पेनक्रियास में कंट्रोल कर ली, तो हम धीरे धीरे पेशेंट को लिक्विड्स डाइट और उसके बाद ब्लैंड डाइट पर हम पेशेंट को रखते हैं, जिसके साथ वो नॉर्मली थोड़े दिनों में नॉर्मल फास्टिंग पे रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को सीवियर पेन हो सकती है, तो हम उसको पेन मेडिकेशन एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ताकि उसकी मेडिकेशन पेन को हम कंट्रोल कर सकें। इंट्रावेनस थेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट को अगर हम फास्टिंग में रख रहे हैं तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाए, उसकी एनर्जी खत्म हो जाए, तो उसको क्या करना है, Once your pancreatitis is under control, your healthcare team can treat the underlying causes of pancreatitis. Depending on the cause of pancreatitis, treatment may include. एक बार जब हमारे pancreatitis जो inflammation हुई है, अगर हमने उसको थोड़ा सा भी कंट्रोल में कर लिया है, तो हमारी हेल्थ केयर टीम क्या करेगी, जो हमारे अंडरलाइन कॉजेज है पेनक्रेटाइटिस के साथ, पहले हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि किन कॉजेज की वजह से हमें पेनक्रेटाइटिस हुआ था, उनको हम क्या करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम क्या है, अगर हमारी बाइल डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आई है तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे जिसका नाम होगा पेनक्रेटोग्राफी। तो ये हम प्रोसीजर करेंगे ARCP, जिससे क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, जिसके एंड में एक कैमरा होता है, जिसकी वजह से हम अपने पेनक्रियास और अपने बाइल डक्ट को असेस कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। और ये जो ट्यूब होती है, ये थ्रोट से, मतलब मुंह से डाल के थ्रोट के नीचे ले जाके हम इसको क्या करते हैं, कैमरा होता है उसके साथ, तो ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि वहां पे कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। और मेनली हम बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। सो
है तो क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी। अगर हमारे तुम्हें पता है गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन की प्रेजेंस, तो गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी ही पड़ती है उन चीजों को रिमूव करने के लिए, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज कॉलेसिस्टेक्टमी टू रिमूव स्टोन ब्लैडर इज नोन एज कॉलेसिस्टेक्टमी। तो हम कॉलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं, पेनक्रियास की सर्जरी कर सकते हैं अगर हमारे पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं कि उसको या तो स्टॉप करना है या उसको अपना जो है वो लिमिट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस और इट विल लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, तो हमें उसको बताना है। एडिशनल ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, पेनक्रियाटाइटिस के लिए पेन मैनेजमेंट हमें करना है, बिकॉज पेनक्रियाटाइटिस है, इन्फेक्शन है, तो वहां पे पेन होगा, तो हम क्या है एंजाइम टू इम्प्रूव डाइजेशन। तो क्या है, अगर उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, वहां पे इनडाइजेशन है, तो हम क्या करेंगे, एंजाइमेटिक सप्लीमेंट्स पेशेंट को दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली वहां पे ब्रेक डाउन, सॉरी जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं वो वहां पे वो हमें मिल जाएगा। हम साथ भी डाइट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, अगर लो फैट डाइट है तो वी हैव टू टेक लो फैट, बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, प्लस अगर ओबेसिटी होने के चांसेस होंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। हम पेनक्रियाटाइटिस के साथ क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करता है, तो वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू स्टॉप अल्कोहल इंटेक। तो हमें अल्कोहल इंटेक करने के लिए मना करना है, स्मोकिंग के लिए उसको मना करना है, उसको हमें लो फैट लेने के लिए बोलना है, जैसे कि कुछ भी फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, होल ग्रेन्स आ गई, लो लीन प्रोटीन्स आ गई, तो वो उसको अपनी डाइट में हमें लेने के लिए बोलना है। पेशेंट को हमें ये बोलना है कि वो फ्लूइड्स का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करे, बिकॉज अगर किसी पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस है तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को किडनीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू टेक adequate amount of fluids in his diet. So alternative medicines are also there, just इसको कुछ एक्सटेंड इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सकते हैं। अगर हमारे पेल्विक फ्लोर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेल्विक मसल्स में, तो विल डू पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, एक्यूपंक्चर हम कर सकते हैं। सो और नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, हम इंटेलिजेंट पेशेंट पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या है, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट या फिर क्रॉनिक पेन पेशेंट को हो सकती है, किस वजह से हो सकती है कि उसकी पेनक्रियास जो है वो वहां पे इन्फ्लामेशन आ गई है, तो उस वजह से क्या है, पेशेंट को एक्यूट और क्रॉनिक पेन भी हो सकती है। मेनली जो पेन होता है वो एक्यूट ही होता है, वो क्रॉनिक नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, तो उन केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को पेन, सीवियर पेन होने की
कंडीशन में वो आ जाता है, जहाँ पे हमें पेशेंट को पेन मैनेजमेंट देना पड़ता है। सो फर्स्ट इज एक्यूट और क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू द, किस वजह से पेशेंट का क्या इन्फ्लामेशन हो गई है पेनक्रियास में, उसकी वजह से पेशेंट को हो सकता है। एंजाइटी हो सकती है, किस वजह से, रिलेटेड टू उसके साथ जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो उसके साथ सर्जिकल प्रोसीजर यू कैन से, जो उसके साथ सर्जिकल प्रोसीजर हो रहे हैं, इंसीजन हो रहा है, उसके साथ उसको एंजाइटी हो सकती है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही, इनडाइजेशन है, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है रिलेटेड टू जितना उसका इंटेक होना चाहिए उतना उसका इंटेक नहीं है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना उसका इंटेक। इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है, किस वजह से, कि पेशेंट को या तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो गई है, या जो उसका डायाफ्राम है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो गया है। नेक्स्ट कम्स टू इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी भी होने हैं, क्या इम्पेयर्ड हो जाएगी, किस वजह से, वो अपने जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो नहीं, या उसको हुआ है मल्डरिंग है कि पेनक्रियास में बहुत ज्यादा फ्लूइड भर गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो मल्टीपल ड्रेन्स करने पड़े, और कुछ सर्जिकल बोन्स की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होने के चांसेस पेशेंट में रहते हैं। सो दीज आर द नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले एक्यूट पेन हो जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से, देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना वो नहीं ले पा रहा है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी हो जाएगी पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से, इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो जाएगा, या तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रही है, या फिर उसका जो डायाफ्राम है वो एलिवेट हो गया है। एंड नेक्स्ट कम्स टू एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, किसकी वजह से, जो उसके साथ सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, सर्जिकल इंसिजन हो रहे हैं, उसके साथ उसको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कम्स टू नर्सिंग, हम पेशेंट करेंगे, पहले इसमें पेन होगा तो वी विल रिलीव द पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। हम क्या करेंगे, पेशेंट की पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक वी विल गिव, और हम डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए उसकी पोजीशन पेशेंट को कर सकते हैं। रिस्टोरिंग एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस, उसकी बॉडी में इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड हिम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, या तो अगर वो मुंह से ले सकता है, ओरली ले सकता है तो हम ओरली देंगे, अदरवाइज हम उसको आईवी फ्लूइड इंटेक भी करवा सकते हैं। देन उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो उसमें कुछ ना कुछ इनएडिक्वेसी है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। कैसे, हम उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे उसका कुछ ब्रीदिंग पैटर्न कुछ एक्सटेंड तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। Then next comes to improving nutritional status, उसको वेल बैलेंस डाइट देके हम उसका जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किन इंटीग्रिटी जो है उसकी इम्पेयर्ड होगी है, किस वजह से, न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से, तो हम पेशेंट को अगर वेल बैलेंस डाइट देंगे तो उसकी वजह से हम उसकी स्किन इंटीग्रिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमें हमेशा मॉनिटर करना है, और अगर कोई भी पेशेंट को पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस अगर पेनक्रेटाइटिस की वजह से होती हैं तो हमें उसको हमेशा मैनेज करना है, उसको हमेशा प्रॉपर मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है। So this is all about the pancreatitis.